जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने सपनों का और अपनी स्टडीज़ का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो है CUET हिस्ट्री डोमेन प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंदर जो है दोस्तों, मैंने आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो था आप लोग का हड़प्पा सभ्यता, ये मैंने NCERT बुक में से लाइन बाय लाइन जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आप लोगों को बताए हैं बेहतर तरीके से। 2 वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहला चैप्टर कवर किया है, जिसके बाद मैंने तीसरी वीडियो आप लोग की बनाई है MCQs पे, जिसके अंदर मैंने जो है टॉप 50 MCQs डिस्कस किए हैं जो आप लोग के CUT एंट्रेंस पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वालिटी सवाल मैंने उसके अंदर डाले थे दोस्तों MCQ के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और आप मेरी सारी वीडियोस को देखिए। आप लोग की हिस्ट्री डोमेन की तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है दोस्तों। आप लोग बेफिक्र होकर के आप लोग वीडियोस देखिए, आप लोग मॉक लगाइए और आप लोग को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो है आप लोग को सारा कंटेंट मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो की सहायता से। बस आप लोग को क्या करना है कि अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों राजा, किसान और नगर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो NDA का सिलेबस है उसके अंदर ये हेडिंग नहीं दे रखी है। आप लोग को पता है जो आप लोगों का NTA ने जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आप लोग का एंट्रेंस का पेपर लेने वाली है, उसने अपना जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है तो उसके अंदर उनका सेकंड जो चैप्टर का नाम है वो है सामाजिक राजनीतिक इतिहास और शिलालेख किस तरह से कहानियां बताती हैं। तो ये है उनका ऑफिशियल जो है हेडिंग है। लेकिन अब आप लोग को समझना है कि वो जो हेडिंग है वो इसी चैप्टर से आप लोग का जो है सवाल पूछने वाले हैं। बेशक उन्होंने जो है हेडिंग ये ना बनाई हो, लेकिन हेडिंग उन्होंने बेशक बदल दी हो, और लेकिन जो है सवाल आप लोगों से इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, सेकंड चैप्टर से ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग को जो है हम लोग NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। PDF बनाने से पहले जो है मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल डीप एनालिसिस कर रखा है और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से जो है सवाल वो पूछेगी, इसलिए मैंने पहले से जो है अंडरलाइन कर रखा है। आप लोगों को केवल अंडरलाइन वाले पे फोकस करना है। आप लोग को वीडियो को पॉज करना है। आप लोग इस अंडरलाइन वाले फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इसको जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सवाल यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन होती है 3 चीज़ों से। पहली चीज़ तो ये कि भाई आपको पढ़ाने वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरी एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। मैंने कई सारे सेवरल एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं दोस्तों, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से आप लोगों के MCQ के सवाल बन सकते हैं इन जानकारियों से। सेकंड चीज़, आप लोग के पास क्वालिटी जो है क्वेश्चंस होने चाहिए, MCQ टेस्ट होने चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करना है। अगर ये 3 चीज़ें आप लोगों ने फॉलो कर ली तो आप लोग का एंट्रेंस डेफिनेटली निकलने वाला है। कुछ बच्चे होंगे आप लोगों में से जो सोचेंगे कि अभी कहाँ है, अभी तो डेट भी नहीं आई CUT की, अभी क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो वो बिल्कुल गलत है। फिर वो जो है उनका एंट्रेंस तो निकलने वाला नहीं है, उनको ड्यू तो मिलने वाला भी नहीं है बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आप लोगों में से कुछ लेबरस मेहनती बच्चे होंगे जो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है एग्जाम उन्होंने बोर्ड का दे दिया, उसके बाद से अपनी प्रिपरेशन वो लोग करने लग गए होंगे। तो आप लोग को जो उन बच्चों से सीखना चाहिए। आप लोग अगर ग्रेजुअली रोज पढ़ोगे ना तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन सोचते हैं, लगा करके उनका एंट्रेंस निकल जाएगा। तो बिल्कुल ही निकलने वाला है, क्योंकि एंट्रेंस जो है साल दर साल जो है बहुत टफ होता जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को जो है रोज मेहनत करनी है। आप लोग कंसिस्टेंट, किसी ने बोला ना कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा भी मेहनत कर रहे हो ना तो आप लोग का जो है इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग का सवाल पूछा जाएगा। तो मैंने आप लोग के लिए जो पहले से अंडरलाइन कर लिया था, तो चलिए देखते हैं। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। तो आप लोगों का पहला सवाल आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि भाई 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया था दोस्तों, तो उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। तो ये जो जानकारी है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस जानकारी से केवल आप लोगों के एंट्रेंस में ही नहीं सवाल पूछे जाएगा, बल्कि ये इतना इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जितने भी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, SSC के एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि UPSC के भी एग्जाम होते हैं, तो उसमें ये जानकारी पूछी जा चुकी है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो जानकारी है ना जेम्स प्रिंसेप वाली, ये आप लोग के एंट्रेंस के लिहाज से बहुत
इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि भाई बताइए खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने निकाला था, कौन से अधिकारी ने निकाला था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। एक सवाल तो ये बन जाएगा कि भाई कौन से अधिकारी ने निकाला था, उसका नाम बताइए। अगला सवाल आप लोगों से ये पूछ लेगा कि भाई कौन से साल में जो है जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1830 के अंदर। देखिए 2 सवाल बनेंगे, नहीं बने यहाँ से। तो इसी तरह से जो है हम लोग इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लाइनें हैं, फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग रिवाइज करेंगे और वहाँ से किस तरह के सवाल आप लोगों से एनटीए पूछ सकता है वो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है। अगला देखिए, फिर अगला सवाल आप लोगों से इसी जानकारी से क्या पूछ सकता है एनटीए, भाई पूछ देगा कि भाई पियदर्शी का मतलब क्या होता है। तो पियदर्शी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पियदर्शी का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि पियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला, यानी कि जिसकी शक्ल जो होती है, जिसका फेस होता है बहुत सुंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? पियदर्शी बोलते हैं। तो इतने से पैसे से 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। पहला तो भाई जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी भाषा 2 लिपियों का अर्थ निकाला था, तो आप लोग को पता होना चाहिए ब्राह्मी और खरोष्टी। कौन से साल में निकाला था? तो 1830 के अंदर निकाला था। और पियदर्शी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मनोहर, यानी कि सुंदर आकृति वाला। तो इसी तरह से आप लोग को प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कुछ खास चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आप लोगों से। फिर अगला होता है आपका 16 महाजनपद। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से देखिए क्या आप लोगों से इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि भाई आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। तो आप लोगों से जो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ सकता है। आप लोगों को स्टेटमेंट दे देगा कि भाई भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसको सही साबित कर रहा है, या निम्नलिखित में से किन कारणों से जो है 6ठी शताब्दी को एक अच्छा काल माना जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये जो है नगरों का लोह का जो है बढ़ता प्रयोग होने लग गया था, सिक्कों का विकास हो चुका था दोस्तों। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होने लग गया था, है ना। तो ये तमाम जो है रीजन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में कई बार आप लोगों से सवाल दे करके पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किन कारणों से जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो है एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए तमाम कारण है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों से ये देखिए, मैप से भी आप लोगों से जो है सवाल पूछ सकता है। जैसे कि आप लोगों से पूछ देगा कि भाई बताइए गांधार जो है वो कौन से देश के अंदर है। तो आप लोग को पता होना चाहिए गांधार जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान के अंदर। जिस तरह से मोहनजोदड़ो वाले सवाल से, हड़प्पा सभ्यता से आप लोगों से लोकेशंस पूछी थी ना, मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे चैप्टर कवर कराने के बाद। तो उसमें आप लोगों से पूछा था ना कि बताइए मोहनजोदड़ो वर्तमान कौन से देश के अंदर है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस तरह से आप लोगों से यहाँ से भी महाजनपद से भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए गांधार वर्तमान के कौन से देश के अंदर पाया जाता है। तो गांधार जो है दोस्तों वो अफगानिस्तान के अंदर है। फिर इसी तरह से आप लोगों से तक्षशिला पूछ देगा कि भाई बताइए तक्षशिला जो है वर्तमान समय में कौन से देश के अंदर है तक्षशिला। तो ये आपका किधर है दोस्तों? ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। 16 महाजनपदों के समय तक्षशिला जो होता था एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होता था। ठीक है। इसी तरह से नालंदा भी है दोस्तों। नालंदा आप लोग के जो है बिहार के अंदर नालंदा, अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा जो है इनॉग्रेल किया गया था। तो इसी तरह से आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। ये आपके जो है 16 महाजनपद हैं, इनकी आप लोग लोकेशन ध्यान से देख लीजिए। दिल्ली को पहले क्या बोलते थे? तो इंद्रप्रस्थ बोलते थे। प्राचीन नाम दिल्ली का क्या है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ नाम है, इसलिए दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है दोस्तों। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आप लोगों से एक जो है टर्म पूछ ली जाएगी, एक शब्द पूछ लिया जाएगा और उसका आप लोगों को जो है मतलब बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर शब्द दे रखा है ओलिगार्की। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई बताइए ओलिगार्की का मतलब क्या होता है। तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता यानी पावर एक समूह के हाथ में होती है। ठीक है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही था। यानी कि ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ओलिगार्की का जहां पर पावर जो होती है पुरुषों के एक समूह ग्रुप के पास होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को जो है ढूंढ ढूंढ के पढ़नी है। और आप लोग को कौन पढ़ाएगा? जो अच्छी तरह से मतलब कौन पढ़ाएगा दोस्तों? तो जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, है ना। तो वो चीज़ आप लोग को बना करके देगा, तभी आप लोग अच्छी तरह से जो है प्रिपरेशन को अपने कर सकते हो। फिर अगला आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी कि जो आधुनिक बिहार है ना, वर्तमान के बिहार को प्राचीन समय में मगध बोला जाता था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण थे? तो आप लोगों से ये भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो आप लोगों ने जो है आप लोग को पता ही है
कि भाई मगध के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनने के पीछे क्या कारण थे। पहला कारण तो था भाई कि ये एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, क्योंकि भाई एक तरह से दोआब का रीज़न है, गंगा नदी है, उसकी सहायक नदी आसपास में बहती हैं। दूसरा रीज़न क्या था इसके शक्तिशाली होने का, कि भाई यहाँ लोहे की खदानें थी। आधुनिक झारखंड आप लोग को पता है, वहाँ से कोयले की खदान वगैरह लोहा निकलता वहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर हथियार बनाने के लिए जो है उपकरण आसानी से मिल जाते थे। जंगल था तो जंगल में हाथी आप लोग को उपलब्ध थे, है ना। गंगा इसकी सहायक नदियों से आवागमन बहुत आसान था, आना जाना नाव की सहायता से बहुत आसान था। तो इन तमाम कारणों की वजह से जो है जो 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। तो ये भी आप लोगों से स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है। फिर अगला आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों से क्या इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है कि भाई ये पूछ देगा कि भाई राजगाह या आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम बताइए। यानी कि आप लोगों से सवाल ये बोल देगा कि भाई बताइए बिहार का जो है आधुनिक तो बिहार बोलते हैं, लेकिन उसका जो है एक तरह से प्राकृतिक नाम क्या था या फिर एक प्राचीन नाम क्या था बिहार का, तो उसको राजगीर बोलते हैं, है ना। जो किसकी राजधानी थी दोस्तों, मगध की राजधानी थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। ये भी आप लोगों से एक नंबर में पूछ सकता है ना। पटना को आज से पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अगला आप लोगों से क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिए आप लोग। अगला आप लोगों से जो है ये पूछ सकता है कि बताइए आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। तो आप लोगों से ये सवाल पूछ देगा कि भाई बताइए आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग कौन से देश के अंदर हुआ है, ये कहाँ से उसके साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई इसके साक्ष्य अफगानिस्तान से मिले। अब आप लोग को एक खास चीज़ बताऊं, ये जो स्टेटमेंट है ना, एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं यूपीएससी CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो उसमें सेम टू सेम ये सवाल पूछा गया था। जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल यही स्टेटमेंट पूछा गया था कि भाई बताइए अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग कौन से देश के अंदर किया गया है या कौन से देश से उसके अभिलेख मिले, तो अफगानिस्तान। तो ये जो आप लोगों का एक एक लाइन है ना फैक्ट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप लोग के जो सरकारी नौकरियों के एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो इसी तरह के सवाल बनेंगे आप लोगों से, क्योंकि CUT जो है ना एक नौकरी वाला ही एग्जाम है दोस्तों। खैर आप लोग वहाँ पर पढ़ाई करोगे, एक प्रवेश परीक्षा है, लेकिन जो उसका फॉर्मेट है ना वो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब वाला है। आपको एक सवाल मिलेगा, उसके आप लोग को जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने आप को ये मत सोचिए कि आप लोग जो है कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग सोचिए कि आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम गवर्नमेंट जॉब जैसा ही है। आगे बात करते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला बुक का नाम है दोस्तों आपका इंडिका। क्या नाम है दोस्तों, बुक का इंडिका, याद रखिएगा इंडिका। ये पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, तो इस पुस्तक का जो राइटर था उनका नाम है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये कहाँ से आया था, यूनान से आया था। तो आप लोगों से देखिए 3 सवाल बन जाएगा यहाँ से। पहला सवाल तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई बताइए मेगस्थनीज किस राजा के राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। दूसरा सवाल आप लोगों से क्या पूछ देंगे कि बताइए मेगस्थनीज कौन से देश से आया था। 4 विकल्प हो जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या फिर यूनान। तो आप लोग को पता होना चाहिए वो कहाँ से आया था दोस्तों, यूनान से आया था। तीसरा सवाल, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, तो मेगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था दोस्तों इंडिका। कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर आया था इसलिए उसने क्या लिखा, इंडिका के बारे में लिखा। पहला चीज तो ये हो गया। सेकंड चीज आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, ये किसके मंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के मंत्री थे, ठीक है। सेकंड सवाल आप लोगों से क्या पूछ देगा, उनकी पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, तो उनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, अर्थशास्त्र। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और यहीं से आप लोग के एग्जाम के अंदर सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक फैक्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। अब आप लोग को एक चीज जाननी है कि सम्राट अशोक जो थे ना, वो जो थे बौद्ध धर्म के प्रति काफी जो है उनका समर्पण था, बौद्ध धर्म से काफी वो जो प्रभावित थे। तो उन्होंने जो है धम्म का प्रचार किया था। किसका प्रचार किया था दोस्तों, धम्म का। अब आप लोग को जो है 4 राजा दे देंगे और बोलेंगे बताइए निम्नलिखित में से कौन से राजाओं ने जो है धम्म का प्रचार किया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से राजा ने धम्म का प्रचार किया था, सम्राट अशोक जी ने किया था। तो इसी तरह से आप लोगों से जो है सवाल पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़िए, आगे देखिए आप लोगों से क्या पूछा सकता है। भाई पूछ देगा कि भाई मौर्य साम्राज्य के 5 जो है प्रमुख राजनीतिक केंद्र बताइए। कौन कौन से थे 5 उसके राजनीतिक केंद्र। तो एक भाई राजधानी उनकी थी पाटलिपुत्र,
दूसरा 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, ये इसके जो थे इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करते थे। फिर दोबारा आप लोगों से देखिए मैप आ गया, मैप को आप लोग देख सकते हैं। मैप से भी आप लोगों से जो है सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों से पूछ देगा कि जितने भी त्रिभुज वाले दिख रहे हैं ना, ये जो थे महाशिलालेख थे, सम्राट अशोक ने महाशिलालेख बनवाए थे। तो कंधार मैंने आप लोग को बता दिया, अफगानिस्तान के अंदर शिलालेख था। कलसी, ये भी एक शिलालेख था दोस्तों। फिर गिरनार, ये गुजरात के अंदर शिलालेख दोस्तों। फिर उसके बाद में शिशुपालगढ़ जो है आपका उड़ीसा के अंदर है। तो इस तरह से आप लोग, सोपारा ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। तो इस तरह से भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। महाशिलालेख बताइए भारत के कौन कौन क्षेत्र में पाए गए। फिर अगला आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई सुवर्णागिरी, ठीक है, सुवर्णागिरी जो है ये कहाँ पर है, खदान कहाँ पर है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सुवर्णागिरी जो है वो कर्नाटका में सोने की खदान है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना KGF, ये वहीं बनाई गई थी। कोलार गोल्ड फील्ड ये वहीं है दोस्तों, कर्नाटका के अंदर ही, जहाँ पर सोना बहुत पाया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सुवर्णागिरी, सोने के पहाड़, ठीक है, यहीं से जो है राजा सोना वगैरह मंगाते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे यहीं से सोना वगैरह मंगाते थे। तो सुवर्णागिरी जो है सोने के पहाड़ किधर है दोस्तों, ये है आपके कर्नाटक के अंदर। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा आप लोगों से और सवाल पूछा जाएगा। अगला आप लोगों से स्टेटमेंट जो है बहुत रेलेवेंट है और यहाँ से सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो है मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया। तो आप लोगों से सवाल क्या पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसने जो है सैनिक गतिविधियों के लिए समिति और उप समिति का उल्लेखन किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, फिर एक और बहुत रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों से बन जाता है, वो है कि भाई धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो आप लोगों से एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से धम्म महामात्र कौन थे और इनका क्या काम था। तो धम्म महामात्र कौन होते थे दोस्तों, एक तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते थे। ठीक है, और इनका काम क्या होता था कि भाई बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है ना गौतम बुद्ध जी की, वो जनता तक पहुंचाना। तो ये भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है ना। कई बार कुछ शब्द होते हैं जिनका मतलब बच्चों को नहीं पता होता, तो उसी शब्द का मतलब पूछ लेते हैं। जैसे धम्म महामात्र का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए एक तरह के अधिकारी होते थे जिनका काम था धम्म का प्रचार करना। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग को जो है बुक्स पढ़नी है, अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को जो है मेहनत करना है और क्वालिटेटिव जो कंटेंट है वही पढ़ना है, फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। यहाँ बहुत रेलेवेंट चीज़ है, ये देखिए, ये भी जो है प्रीवियस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखिए आप लोगों से क्या पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि भाई तमिलकम में तमिलकम का मतलब क्या होता है। तो पहले तो आपसे पूछेगा भाई तमिलकम का मतलब क्या होता है और तमिलकम में जो है कौन कौन से राज्य आते हैं। तो तमिलकम के अंदर जो है 3 राज्य आते हैं, एक तो आता है तमिलनाडु, एक आता आपका आंध्र प्रदेश और एक आता आपका केरल। ये सवाल भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तमिलकम का मतलब कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये 3 क्षेत्र आते हैं तमिलकम के अंदर। ये भी आप लोगों से पूछ देगा। ठीक है, कि बताइए निम्नलिखित में से तमिलकम में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों से क्या रेलेवेंट पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या है दोस्तों कि भाई एक पुस्तक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो हम लोग को पता है भाई कि भाई प्रयाग प्रशस्ति के जो राइटर थे वो थे हरिसेन। किसने लिखी थी दोस्तों, हरिसेन। हरिसेन जो थे मंत्री थे, किसके मंत्री थे दोस्तों, समुद्रगुप्त के। किसके मंत्री थे, समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था, हरिसेन। और हरिसेन जी ने कौन सी बुक लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। अब आप लोगों को एक चीज बताऊं, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन, यानी बहुत शक्तिशाली राजा थे ये। जिस तरह से नेपोलियन जो यूरोप का राजा था बहुत शक्तिशाली था ना, इसी तरह से समुद्रगुप्त जी भी बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, तो आप लोगों से सवाल क्या पूछ सकता है, पहला तो पूछेगा कि भाई बताइए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो हरिसेन जी ने की थी। उसके बाद में आप लोगों से पूछेगा कि भाई हरिसेन किसके जो थे राजकवि थे। तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे दोस्तों। किसके राजकवि थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, और आप लोगों से तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि बताइए भारत का नेपोलियन
निम्नलिखित में से किस राजा को बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। और ये भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। कौन सी भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर। चार देखिए कितने रेलेवेंट सवाल हम लोगों ने यहाँ से बना दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। पहला सवाल तो भाई, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन जी ने की। कौन सी भाषा में की? संस्कृत भाषा में की। और जो हरिशेन थे वो किसके राजकवि थे? तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला आप लोगों का जो है रेलेवेंट जो आप लोग की इंफॉर्मेशन है वो है कि भाई बताइए कि किसने जो है आपका सुदर्शन झील की एक तरह से पुनरुद्धार कराया था, मेंटेनेंस किसने कराई थी? तो आप लोगों से ये पूछ सकता है। पहला सवाल तो बताइए कि सुदर्शन झील भारत के कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो गुजरात के अंदर है। तो दूसरा सवाल कि भाई सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी शासक रुद्रदमन ने। तो दो सवाल आप लोगों के यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए CUT के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इनको अंडरलाइन कर रखा है ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इन इन्फॉर्मेशन को लिख सकें और यहीं से आप लोगों के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसा आप लोग को बताया था कि जो है हम 11-12 पेज पर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो के अंदर जो है पूरा बुक अगर मैं कवर कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो है 11-11 पेजेस का हम लोगों ने टारगेट ले रखा है। तो इस वीडियो के लिए जो है इतना ही। इसकी पार्ट 2 भी बनेगा जिसके अंदर पूरी बुक खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है MCQs और प्रीवियस ईयर जो है इस चैप्टर से पूछे कि जितने भी रेलेवेंट MCQ जो CUT ने पूछे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से मैं क्या प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिए, धैर्यवान रहिए, तभी आप लोग का CUT एंट्रेंस निकलने वाला है। और एक और चीज़, नोटबुक और जो है आप लोग पेन लेके बैठे और वीडियो को पॉज कीजिए। जितनी भी अंडरलाइन वाली चीज़ें बता रहा हूँ ना उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, और वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग जब पढ़ाई करते हैं जिस भी वक्त, तो आप लोग उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन से आपको जो है NTA CUT के अंदर एग्जाम सवाल पूछने वाला है, कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, NCERT की बुक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, यहीं से जो है बड़े बड़े अधिकारी, चाहे IAS बनने होते हैं, चाहे IPS बनने होते हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग को NCERT बुक यही पढ़नी पड़ेगी। बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते, यहीं पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहीं से वो लोग सवाल पूछते हैं। तो आप लोग तो अभी पढ़ के आए हो NCERT, तो आप लोगों को बस किताब को ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए, जिस तरह से मैंने अंडरलाइन चीज़ें करा रखी हैं उसको आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और रिवाइज कीजिए। और चैप्टर खत्म होने के बाद तो मैं MCQ आप लोग से जो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए देता ही हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए और पढ़ाई करते रहिए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। ठीक है, हाँ, तो अभी के लिए जो है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।